हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और सबसे पहले इस करंट अफेयर्स वीडियो में जानते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो कोरोना के किस नए वेरिएंट की वजह से कई राज्यों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। फिर से 40 से ज़्यादा देशों में ये फैल गया है कोरोना का नया वेरिएंट, और कितना खतरा है। WHO ने क्या कहा है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई लोगों के मौत की भी खबरें आई हैं भारत में। अगला टॉपिक है, केंद्र सरकार ने संसद भवन की सुरक्षा का जिम्मा किस फोर्स को सौंपा है। लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए मिस्र का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। किस महिला खिलाड़ी ने कुश्ती का खेल छोड़ने का ऐलान कर दिया और आखिर क्यों। केंद्र सरकार ने कॉम्बिनेशन वाली कोल्ड सिरप को किस उम्र तक के बच्चों के लिए बेहद खतरनाक माना है। संसद के किसी एक सत्र में अधिकतम कितने सांसदों के निलंबन का नया रिकॉर्ड बन गया है अभी शीतकालीन सत्र में। सत्र समाप्त हो चुका है, इसके बारे में डिटेल जानेंगे। कई और टॉपिक है, उन सब पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं, और एक इन्फॉर्मेशन यानी रिमाइंडर कि 24 दिसंबर की सुबह 10 बजे मैराथन वीडियो आ रहा है। संडे का दिन है, देखिएगा ज़रूर, कुछ घंटे का होगा, सुबह 10 बजे से। ओके, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। कोविड-19 के नए उप वेरिएंट का नाम बताएं जिसका संक्रमण भारत सहित दुनिया के 40 से ज़्यादा देशों में दिसंबर 2023 में फैल गया। क्या होगा आंसर इसका? आंसर है JN.1। क्या है? JN.1। ठीक है, तो कोविड-19 का जो इफेक्ट है अभी फिर से देखने को मिला है। पहली बार तो दिसंबर 2019 में देखने को मिला था चाइना में, उसका फिर पूरी दुनिया में फैला, और 2021 और 2022 जो है वो सबको याद होगा, रहेगा हमेशा याद, क्योंकि कितना भयावह स्थिति थी। उसके बाद से लगातार ये म्यूटेट कर रहा है, वायरस नए नए रूप में आ रहा है, और अभी देखने को मिला है JN.1 ये वाला। ठीक है, ये कोरोना का एक सब वेरिएंट है, यानी म्यूटेट होकर निकला है। और इससे पहले वाला जो वेरिएंट था ना, ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.86, उसको पिरोला भी कहते हैं, उसी का ये वंशज है। पिरोला और JN.1 में लगभग समानता है। एक अंतर है कि स्पाइक प्रोटीन का म्यूटेशन हुआ है उसमें, और उसकी वजह से क्या है कि इंसान के जो रिसेप्टर सेल हैं उससे जुड़ जाता है, और थ्रोट इन्फेक्शन, सांस की नली में इन्फेक्शन, फेफड़े में इन्फेक्शन, ये सब पैदा कर देता है। और फिर आगे ये अगर स्थिति खराब हुई तो निमोनिया वगैरह भी हो सकता है। ओके, तो JN.1 उसका पहला केस वो कहाँ पर मिला था दुनिया में म्यूटेट होकर? तो सबसे पहले सितंबर 2023 में अमेरिका में मिला था। उसके बाद पूरी दुनिया में ये जो नया तरह का वेरिएंट है वो फैल गया था। भारत में पहला केस 8 दिसंबर को केरल में देखने को मिला। इसके बाद कई राज्यों में मरीज इसके अभी सामने आए हैं। कुछ राज्यों ने तो एक्शन भी लिया है मास्क वगैरह लगाने का। ठीक है, तो उसके बारे में आगे बताऊंगा मैं कहाँ पर क्या हालात हैं। ओके, तो ये स्थिति है पूरी। अगर अब हम बात करें कि नया जो वेरिएंट है उसका लक्षण क्या है, वो क्या क्या इफेक्ट करता है अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो वैसा ही है जैसा वायरल फ्लू का होता है, या फिर कहीं इससे पहले जो कोविड-19 हुआ था उसका जो इन्फेक्शन की स्थिति थी, जिस तरह का इफेक्ट होता था वैसा ही कुछ है। तो क्या क्या है इसमें आप देख लीजिए। तेज बुखार, बार बार चढ़ना, लगातार खांसी आना, बिना काम किए जल्दी थक जाना, नाक बंद होना, नाक जाम होना, नाक बहना, गले में दर्द, उल्टी, दस्त, माइग्रेन जैसा सिर दर्द, और ज़्यादा इफेक्ट होने पर निमोनिया वगैरह भी हो सकता है। देखिए, ये सब जो है ना वो सामान्य जो वायरल होते हैं बीमारियां उसके भी लक्षण हैं, और कोविड-19 के भी लक्षण हैं। अगर ये सब हो, इसका मतलब ये नहीं कि कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है उससे ही आप इफेक्टेड हो गए हैं। वो तो तभी पता चलेगा जब इसका टेस्ट होगा लैब में। ठीक है, तो अभी ये क्या हो रहा है ना कि म्यूटेट कर रहा है वायरस। और म्यूटेशन होता क्या है, ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, SARS-CoV-2 कहेंगे इस जो कोविड-19 का जो वायरस होता है वो उसको, और उसके अलग अलग वेरिएंट होते जाते हैं। तो ये एक राइबो न्यूक्लिक ये एसिड है, यानी RNA वायरस है। ओके, राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस है, यानी RNA वायरस है। और जब कोई वायरस अपनी प्रतिकृति बनाता है, यानी अपना सेम रूपांतरण करता है, तो हमेशा क्या होता है ना कि एक सटीक कॉपी वो नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि समय के साथ वायरस अपने
जेनेटिक सीक्वेंस से थोड़ा बदल जाता है, बदलना शुरू हो जाता है। और इस प्रक्रिया के दौरान जो जेनेटिक सीक्वेंस है उसमें कोई भी परिवर्तन वो म्यूटेशन के रूप में जाना जाता है। नए म्यूटेशन वाले जो वायरस है उसको कभी कभी वेरिएंट भी कहा जाता है। वेरिएंट जो है ना वो एक या कई म्यूटेशन से अलग अलग हो सकता है, और जब एक नए वेरिएंट में मूल वायरस की तुलना में अलग अलग गुण होते हैं और ज़्यादा ये इन्फेक्टेड हो सकता है तो इसको स्ट्रेन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, सभी स्ट्रेन वेरिएंट हो सकते हैं लेकिन सभी वेरिएंट स्ट्रेन नहीं हो सकते हैं। तो ये जो है ना वो एक नया वेरिएंट है JN.1। ओके, मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर और बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोविड-19 के नए उप वेरिएंट या कहें सब वेरिएंट JN.1 को किस रूप में वर्गीकृत किया है, क्लासिफाइड किया है, किस रूप में? आंसर होगा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्या है? वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रुचि के नए संस्करण कह सकते हैं इसको हिंदी में। ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू के बिजनेस लाइन में। WHO ने क्या कहा है? WHO ने कहा है कि इस नए वेरिएंट का वैश्विक स्वास्थ्य जोखिम थोड़ा कम है, इसके बावजूद ये वेरिएंट श्वसन संक्रमण यानी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को बढ़ा सकता है। WHO ने दुनिया के सभी देशों को सावधानी के तौर पर एडवाइजरी जारी की है और कहा कि भीड़ भाड़ वाले जो क्षेत्र हैं या बंद क्षेत्र हैं या दूषित हवा वाला जो क्षेत्र है या कम हवादार वाला जो इलाका है वहाँ पर मास्क पहना जाए, सोशल डिस्टेंस की सलाह दी गई है। और बताया गया है कि मौजूदा जो वैक्सीन है वो JN.1 वेरिएंट पर भी कारगर है, यानी जिन लोगों ने वैक्सीन लिया हुआ है उन पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट शायद ना हो। अब आगे WHO या सरकार इस पर आगे बात कहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, कोविड-19 के किस नए वेरिएंट की वजह से दिसंबर 2023 में भारत के कई राज्यों में खास जगहों पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है? इसका भी आंसर वही होगा JN.1। क्या होगा? JN.1। तो देखिए न्यूज़ भी देख रहे हैं आप कि कई जगहों पर मास्क जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। और मैं एक मैप दिखा देना चाहता हूँ कहाँ कहाँ पर कोविड-19 के भारत में मामले देखने को मिले हैं। तो इधर हम देख रहे हैं पंजाब में मामले देखने को मिले हैं, 6 मामले हैं। दिल्ली में भी मामले देखने को मिले हैं, कुछ गुजरात में, इधर महाराष्ट्र में, यहाँ गोवा में भी देखने को मिले हैं मामले, कर्नाटक, तेलंगाना, ओके, इधर केरल और ये तमिलनाडु। तो इन राज्यों में और या कहें केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली है वहाँ भी देखने को मिला है कोविड-19 का मामला। और इनमें से कई राज्यों में खासतौर पर जैसे कर्नाटक, केरल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, वहाँ पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही बुजुर्ग और बीमार लोगों के लिए भी मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। तो मतलब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे मास्क जो अनिवार्य था उसकी ओर देश जो है ना लौट रहा है, दुनिया भी लौट रही है कि मास्क पहनना अब अनिवार्य होने वाला है। धीरे धीरे अलर्ट और तेज ये होता जाएगा। केंद्र सरकार ने यानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को भी कहा है कि सभी जिलों में कोविड-19 के टेस्ट कराए जाएं और जो पॉजिटिव सैंपल मिल रहे हैं उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब में भेजा जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लैब में। ओके, केंद्र सरकार ने कहा है कि 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो लोग हैं और ऐसे लोग जिनको किडनी, हार्ट डिजीज, लीवर से संबंधित बीमारियां हैं वो घर से बाहर निकलने पर मास्क ज़रूर पहने। ठीक है, और ख़ासतौर पर केरल और तमिलनाडु से सटे जिलों को बहुत ही अलर्ट रहने को कहा गया है। ठीक है, तो ये जो नया अपडेट है कोविड-19 को लेकर वो मैंने आपको बताया, महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, तो आप जो है ना ये तो आप ध्यान रखिएगा JN.1 ये नया वेरिएंट है जो कि अभी इफेक्ट कर रहा है। एग्जामिनेशन में वेरिएंट का नाम भी कई बार पूछ दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जिम्मा किस फोर्स को सौंपा है? आंसर का इसका CISF यानी डी होगा आंसर। क्या है? CISF। तो देखिए 13 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में चूक की घटना हुई थी। 2 लोग वो विजिटर गैलरी से कूदकर और पहुंच गए थे लोकसभा परिसर के अंदर में, और वहाँ स्मोक कैन से पूरे लोकसभा में पीले कलर का
पूरा स्मोक भर दिया था, धुआं धुआं कर दिया था। और उसके बाद से ये देखने को मिला, समझ में आया कि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा सख्त करने की ज़रूरत है। तो अब गृह मंत्रालय ने क्या किया है कि पूरे जो ये कॉम्प्लेक्स है, बिल्डिंग है संसद भवन का, चाहे वो पुराना संसद भवन हो चाहे वो नया संसद भवन हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी अंदर बाहर सबकी CISF को सौंप दी जाए। CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में कहेंगे इसको केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो पूरी तरह से CISF की सिक्योरिटी होगी यहाँ पर, और उसका फायर विंग के मतलब उसी के हवाले ये कर दिया गया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं ना, वो डिपुटेशन पे आते थे संसद सुरक्षा सेवा में, और वो सुरक्षा करते थे। उसमें दूसरी एजेंसी भी, दूसरे फोर्स भी मदद करते थे, लेकिन अब CISF को दे दिया गया है पूरा काम। अब चूंकि CISF को पूरे संसद की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान ले, आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, CISF एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, यानी CAPF है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च 1969 को, ठीक है, ये स्थापना हुई थी। टोटल पद इसमें है 1,80,000, और इसकी डायरेक्टर जनरल कौन है? नीना सिंह, ठीक है। नीना सिंह CISF की पहली महिला महानिदेशक हैं, हालांकि अभी प्रभारी हैं वो। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री के अंतर्गत, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ये भी सवाल हो सकता है कि किस आयोग की सिफारिश पर CISF की स्थापना की गई थी? कब की गई थी? 1969 में। तो इसका आंसर होगा जस्टिस मुखर्जी आयोग, और उसका गठन हुआ था 1964 में। तो उसकी जो रिपोर्ट आई उसके बाद ये स्थापना किया गया था CISF का। तो देखिए, 7 CAPF है, यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं देश में 7, तो उनमें से CISF एक है। तो 7 कौन कौन से हैं? एक BSF हो गया, ITBP हो गया, SSB हो गया, असम राइफल्स हो गया, NSG हो गया, CRPF हो गया, और ये CISF, ठीक है। और ख़ास बात है कि जो 7 CAPF हैं उनमें से मात्र CISF के पास ही स्पेशल फायर विंग है। तो ये कहाँ कहाँ की सुरक्षा का जिम्मा इसके पास है? देखिए, वर्तमान में परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र हैं देश भर में, जितने भी एटॉमिक प्लांट हैं, उन सब की, अंतरिक्ष से रिलेटेड जितने भी प्रतिष्ठान हैं उनकी, जो भी डिफेंस से रिलेटेड जो चीज़ों का निर्माण होता है, वहाँ पर तमाम जो माइंस हैं, तेल क्षेत्र है, रिफाइनरी है, प्रमुख जो बंदरगाह हैं, हेवी इंजीनियरिंग के जो यूनिट्स हैं वहाँ पर, इस्पात संयंत्र, उर्वरक के जो इकाइयाँ हैं, हवाई अड्डे देश भर के, जल विद्युत जितने भी परियोजनाएं हैं वहाँ पर, थर्मल पावर संयंत्र बहुत सारे उस पर ये है। दिल्ली में अगर हम बात करेंगे तो जो दिल्ली मेट्रो है वो, आगरा में ताजमहल, उसकी सिक्योरिटी भी इसके पास है, ठीक है। और अगर हवाई अड्डों की बात करेंगे सिर्फ, तो 66 घरेलू और इंटरनेशनल जो हवाई अड्डे हैं वहाँ की सुरक्षा का कवर पूरा इसी के पास है। तो एक महत्वपूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था इसके पास, इसके ज़िम्मे है। और हाँ, बहुत सारे VIPs को सुरक्षा देने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आप तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी इस मेंबरशिप प्लान के ज़रिए शानदार हो सकती है। और इसके ज़रिए मिलता क्या है, तो अगले 1 साल तक यानी 365 दिनों तक आपको करंट अफेयर्स का PDF मिलेगा, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। अगले 365 दिनों तक तो अपडेट मिलेंगे ही, साथ में पिछले भी 2022 के, 2023 के अब तक के सारे PDF आपको मिल जाएंगे। वो भी PDF कई तरीके के होते हैं, वो 1 लाइनर होता है, MCQ होता है, और MCQ विद नोट्स भी होता है, और साथ में वीडियो का लिंक भी होता है, ताकि अगर किसी चीज़ को विजुअली आप समझना चाहते हैं, क्लिक करें और वीडियो वहीं से ओपन हो जाएगा। और साथ में डेली मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स का, वीकली मॉक टेस्ट और मंथली मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, ताकि आप अपने करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर सकें। और साथ में इसी मेंबरशिप प्लान के ज़रिए फ्री में इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं। देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, और वीडियो भी है कि कैसे मेंबरशिप लेना है, ओके। और एक हेल्पलाइन नंबर भी है व्हाट्सएप चैट का, आपको चैट पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा
22 दिसंबर को हर साल। क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन उनकी जयंती होती है। भारत सरकार ने इस दिवस की घोषणा 2012 में की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये मैप के जरिए आपको बताएंगे। मिस्र के राष्ट्रपति के नाम बताएं जिन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से उन्होंने जीत हासिल की है। आंसर होगा अब्देल फतह अल सीसी। क्या है? अब्देल फतह अल सीसी। ठीक है, न्यूज़ भी देख रहे हैं आप। तो तीसरी बार और अच्छे खासे अंतर से जीते हैं। उनको टोटल जो वोट मिला है 89.6% वोट मिला है। ठीक है, ये है अल सीसी। एक बार मैप के ज़रिए इस चीज़ को देख लेते हैं, मिस्र को देखते हैं, फिर आगे आपको मैं बताऊंगा। प्यारा भारत है और अब चलते हैं मिस्र की ओर। मिस्र जो है ना वो यहाँ पर है। ठीक है, ये मैप देख रहे हैं आप। इसकी राजधानी क्या है? काहिरा। मुद्रा क्या है यहाँ की? इजिप्शियन पाउंड। ठीक है, और आधिकारिक भाषा अरबी है। राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फतह अल सीसी। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन है? मुस्तफ़ा मदबौली। हालांकि पूरा जो तंत्र है ना वो राष्ट्रपति के अंडर में ही आता है। किस महादेश में स्थित है ये? अगर किस पूछा जाए किस कॉन्टिनेंट में है तो अफ्रीका में, और साथ में कुछ हिस्सा एशिया में भी है। ठीक है, यहाँ से जो है ना ये वाला, इसके इधर वाला हिस्सा ये एशिया में पड़ता है और इधर वाला हिस्सा ये अफ्रीका में पड़ता है। पड़ोसी देश की बात करेंगे तो इधर है ये लीबिया है। ठीक है, यहाँ पर है सूडान, इस तरफ है इज़राइल से सटा हुआ है। ओके, और समुद्र से सीमा यहाँ इसकी लगती है सऊदी अरेबिया से। सीधे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है लेकिन समुद्र से है ये। और समुद्र कौन कौन से हैं? तो एक तो मेडिटेरियन सी है यानी भूमध्य सागर यहाँ पर, और ये रेड सी है यानी लाल सागर। इसी देश में स्वेज नहर है। ओके, इंपॉर्टेंट स्वेज नहर। तो अब्देल फतह अल सीसी, इनके बारे में कुछ जान लें। पहली बार ये राष्ट्रपति कब बने थे? 2014 में। दूसरी बार बने 2018 में, और अभी 2023 दिसंबर में प्रेसिडेंट इलेक्शन भारी बहुमत से वो जीत गए हैं। और ये चुनाव तब हुआ है जब मिस्र धीमी गति से मतलब आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है, जूझ रहा है। और दूसरी तरफ जो इज़राइल ने गजा पर कोहराम मचाया हुआ है, उसकी वजह से गजा के बहुत सारे लोग जो है ना फ़िलिस्तीनी लोग वो मिस्र में दाखिल होना चाहते हैं, और इसको किसी तरह से कंट्रोल किया हुआ है मिस्र ने। उनको अंदर दाखिल नहीं होने दे रहा है, शरण नहीं देने दे रहा है। तो राष्ट्रपति के रूप में अब उनका कार्यकाल 6 ईयर का होगा। इससे पहले 4 साल का हुआ करता था, लेकिन 2019 में संविधान संशोधन किया गया और राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल कर दिया गया। राष्ट्रपति बनने से पहले अल सीसी जो है ना वो मिस्र के आर्म फोर्सेस के कमांडर इन चीफ रह चुके हैं। और आपको बताऊं 2013 में वो सेना प्रमुख थे, जनरल थे। जनरल अब्देल फतह अल सीसी, उस वक्त जनरल कहा जाता था उनको। उस समय मिस्र के लोकतांत्रिक रूप से जो निर्वाचित राष्ट्रपति थे उनका नाम था मोहम्मद मोरसी। उनका तख्ता पलट किया था, मतलब ये उस वक्त आर्मी चीफ थे तब तख्ता पलट किया गया था उस वक्त के राष्ट्रपति मोहम्मद मोरसी का। उस वक्त मुस्लिम ब्रदरहुड की निर्वाचित वहाँ पर सरकार थी। सेना ने मोरसी और मुस्लिम ब्रदरहुड नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। सैकड़ों लोग वहाँ मारे गए थे। ठीक है, तो अब तीसरी बार ये राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। और पिछले गणतंत्र दिवस समारोह में भारत के यानी 2023 में जो हुआ 26 जनवरी 2023 में, उस समय ये चीफ गेस्ट थे भारत के। ओके, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, कौन चुने गए हैं? आंसर होगा संजय सिंह। क्या नाम है? संजय सिंह। और न्यूज़ देख रहे हैं वो बृजभूषण शरण सिंह, इससे पहले वाले जो अध्यक्ष थे उनके ये काफ़ी करीबी सहयोगी माने जाते हैं, उनके लॉयल माने जाते हैं। वाराणसी के रहने वाले हैं। एक फोटोग्राफ भी दिखा देना चाहता हूँ चुनाव जीतने के बाद। तो ये हैं संजय सिंह, ठीक है, जो जिन्होंने चुनाव जीता है। और ये है बृजभूषण सिंह। तो आपको माला सबसे ज़्यादा बृजभूषण शरण सिंह के गले में दिख रही है। ठीक है, एक माला दिख रही है यहाँ पर। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इस जीत में इनकी भी जीत शामिल है, क्योंकि ये इन्हीं के आदमी हैं। ओके, और इस महासंघ यानी फेडरेशन के सचिव पद पर प्रेमचंद्र
लोचब ने जीत हासिल की है। आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के चुनाव में बृजभूषण सिंह के करीबी के अध्यक्ष चुने जाने के बाद किस खिलाड़ी ने कुश्ती त्यागने का ऐलान कर दिया है? बहुत भारी मन से। इसका आंसर होगा साक्षी मलिक। कौन है? साक्षी मलिक। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, आई क्वाइट रेसलिंग, ये फोटोग्राफ देखिए आप। तो इनका ये मानना है कि बृजभूषण शरण सिंह ने ही एक तरह से चुनाव जीत लिया है, और जो भी इन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए थे उस पर तो बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई है, जो यौन उत्पीड़न का, लेकिन पूरे चुनाव में एक तरह से बृजभूषण शरण सिंह की जीत मिली है उनको। ठीक है, तो अभी 21 दिसंबर को जब इसका रिज़ल्ट आया रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव का, तो उसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद रेसलर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, और इसी दौरान साक्षी मलिक भावुक हो गई और कुश्ती त्यागने का यानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस दौरान उन्होंने अपने जूते, ये देख रहे हैं यहाँ जूते, वो उठाकर टेबल पर रख दिए और उठकर वहाँ से रोती हुई चली गई। साक्षी मलिक के बारे में बताऊं, वो फ्री स्टाइल पहलवान है और 2016 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था उसमें 58 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और ओलंपिक में पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला पहलवान है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने क्लोरफेनिरामाइन मिलेट IP2mg और फिनाइल फ्राइन HCl5mg के कॉम्बिनेशन वाले सिरप को किस उम्र से कम के बच्चों के लिए खतरनाक माना है? आंसर होगा 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष। और न्यूज़ आप देख रहे हैं। CDSCO पूरा नाम क्या है? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। अंग्रेजी में क्या कहेंगे CDSCO को? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और इसके जो चीफ का पद होता है यानी मुखिया का पद होता है उसको कहते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI। तो अभी DCGI कौन है? राजीव सिंह रघुवंशी। तो इन दो दवाओं के कॉम्बिनेशन वाला जो सिरप है, कोल्ड सिरप है, उसको खतरनाक माना गया है, और DCGI ने तमाम राज्यों को लेटर लिखा है और तमाम कंपनियों को लेटर लिखा है कि ये 4 साल से कम उम्र के बच्चों को न दिया जाए और ये खतरनाक है। कंपनियों से कहा गया है कि वो इस सिरप पर लिखें कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ये नहीं दिया जाना है, उनके लिए खतरनाक है। ये जो सिरप है ना, वो आमतौर पर सर्दी, खांसी, फ्लू, इन सब के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है बच्चों में खासतौर पर। तो ये साफ कहा है कि 4 साल से छोटे बच्चों को ये ना दिया जाए। सभी राज्यों से, सभी दवा कंपनियों से ये कहा है। ठीक है, इसकी वजह से कुछ बच्चों के डेथ की भी खबर थी और WHO ने भी इस पर बहुत आपत्ति जताई थी इससे पहले। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संसद के किसी एक सत्र में अधिकतम कितने सांसदों के निलंबन का नया रिकॉर्ड बना है? आंसर का 146 यानी 146 सांसदों का सस्पेंशन हो गया अभी शीतकालीन सत्र में। ये भी सवाल हो सकता है कि किस सत्र में इसको इतने लोगों को सस्पेंड किया गया था जो कि रिकॉर्ड बन गया। तो शीतकालीन सत्र 2023। ठीक है, देखिए लोकसभा का जो सत्र है ना, या कहें संसद का सत्र, वो 22 दिसंबर तक चलना था, लेकिन एक दिन पहले ही 21 दिसंबर को अनिश्चितकाल के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। अब अगले सेशन में ये संसद का सत्र चलेगा, लोकसभा का, राज्यसभा का। ठीक है, तो अलग अलग टाइम में ना ढेर सारे सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, टोटल 146। कब कब कितने सांसद सस्पेंड किए गए? तो 14 दिसंबर को 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया, उसमें लोकसभा के 13 और राज्यसभा के 1 सदस्य था। 18 दिसंबर को 78 सांसदों को सस्पेंड किया गया था, उसमें लोकसभा के 33 और राज्यसभा के 45 थे। और ये संसदीय इतिहास का एक नया रिकॉर्ड बना था, किसी एक दिन में सांसदों को सस्पेंड करने का मामला। ठीक है, उसके बाद 19 दिसंबर को 49 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। फिर 20 सितंबर को 2 सांसदों को सस्पेंड किया गया और 21 दिसंबर को 3 और सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। और इस तरीके से 146 सांसदों का सस्पेंशन हो गया है। अब तक भारतीय संसदीय इतिहास में इतना ज़्यादा निलंबन सांसदों का नहीं हुआ था। ठीक है,
और ये सांसदों का निलंबन जो ना एक सत्र के लिए किया जाता है, अगला जो भी सत्र होगा उसमें ये सब सांसद बैठेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज का। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और याद रखिएगा 24 दिसंबर की सुबह 10 बजे यानी संडे का दिन है, मैराथन वीडियो शुरू होगा 10 बजे से 24 दिसंबर को। पूरे साल का करंट अफेयर्स होगा, ठीक है। तो पूरा दिन आप इसमें व्यस्त रखना, इसी करंट अफेयर्स को देखना है आपको, ताकि तमाम एग्जामिनेशन में आपका जो कंटेंट है वो कवर हो जाए, ठीक है, एग्जामिनेशन बेहतर हो। और तमाम एग्जामिनेशन में हमारे क्वेश्चंस शानदार ढंग से टकराते हैं। अभी बिहार एसआई के जो एग्जामिनेशन हुआ है और उसके आप कमेंट बॉक्स से देख लीजिए, ढेर सारे बच्चों ने कहा है कि कितने क्वेश्चन टकराए। इससे पहले यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, इन सब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन शानदार ढंग से टकराते हैं। तो ये भी देखिएगा ज़रूर। ओके, मैराथन वीडियो। बाय।